Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel, Academy of Social Science by Oya sir. And in this video, we are going to discuss about some important questions. And these questions are from the Geography textbook of class 10th. And the name of the chapter is Agriculture. हम लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. ये दूसरा पार्ट है. ये महत्वपूर्ण प्रश्न है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये. आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य फोकस किस पर था? तो उसका आंसर है कि द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लैंड रिफॉर्म. पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य फोकस था लैंड रिफॉर्म पे, भूमि सुधार पर. और इस दौरान भूमि सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. देखते दूसरा प्रश्न क्या है. व्हाट वेर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. संस्थागत रिफॉर्म्स कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, अर्थात संस्थागत सुधार. तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे? विच वर गिवन प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस. और आज़ादी के बाद किसको दी गई थी प्राथमिकता? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है द रिफॉर्म्स विच वेर कैरिड आउट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वेर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. वैसे रिफॉर्म्स, वैसे सुधार जो किए गए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की, अर्थात कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उन्हें कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अर्थात संस्थागत सुधार. तो जो सुधार कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए किए गए उसको कहते हैं संस्थागत सुधार. आगे लिखा है कॉलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी ईटीसी वेर गिवन प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद जिन जिन चीज़ों पर विशेष जोर दिया गया, जिनको विशेष प्राथमिकता दी गई थी, वो क्या थे? कॉलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी. अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नीड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स के कंसोलिडेशन की क्या जरूरत थी, अर्थात चकबंदी की क्या आवश्यकता थी? तो इसका आंसर है कि द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात उत्तराधिकार का जो नियम था वो लिखा है द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिएटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. उत्तराधिकार के कानून के कारण जमीनें पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुकी थीं, इसलिए आवश्यकता थी कि लैंड होल्डिंग्स को और कंसोलिडेट किया जाए, उनकी चकबंदी की जाए. अगला प्रश्न है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बिटवीन 1960s एंड 1970s टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर. 1960s के डिकेड में और 1970 के डिकेड्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिससे भारतीय एग्रीकल्चर को, भारतीय कृषि को और इम्प्रूव किया जा सकता था? तो वो आंसर उसका है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर. भारत की सरकार ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अर्थात कृषि सुधारों को इंट्रोड्यूस किया ताकि भारतीय एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव किया जा सके. इसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई, तरह तरह के स्ट्रेटजी प्लान की गई और भारत में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया गया. ये 1960s और 1970s के डिकेड्स में. अगला प्रश्न है, हु इनिशिएटेड भूदान ग्रामदान मूवमेंट. किसने शुरू किया भूदान और ग्रामदान आंदोलन को? तो इसका आंसर है विनोबा भावे ने. विनोबा भावे, जिनको गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया था, इन्होंने ही भूदान और ग्रामदान मूवमेंट की शुरुआत की थी.
इनकी गहरी आस्था थी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में और इन्होंने महात्मा गांधी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया और इसी दौरान एक बार आंध्र प्रदेश के गांव में जिसका नाम था पोचमपल्ली, वहां यह भाषण दे रहे थे। इसी बीच कुछ गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि की मांग की थी और इसी बीच श्री रामचंद्र रेड्डी ने उठकर 80 एकड़ जमीन भूमिहीन ग्रामीणों को दान करने का प्रस्ताव रखा और यहीं शुरू होती है भूदान आंदोलन की होती है शुरुआत। और ग्राम दान आंदोलन भी ऐसे ही शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जो अनेक गांवों के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को पूरा गांव ही देने की पेशकश की। तो इस तरह से भूदान ग्रामदान मूवमेंट की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लडलेस रेवोल्यूशन? ब्लडलेस रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो था उसी को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन अर्थात रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, वाई डू वी नीड टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में, कृषि में हम प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार क्यों जरूरी मानते हैं? हमें इसकी क्या आवश्यकता है? तो इसका आंसर है इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बावजूद, विकास किस चीज का? ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अर्थात सिंचाई की जो सोर्सेज हैं, सिंचाई के जो साधन हैं, उनके डेवलपमेंट के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। अभी भी भारत में अधिकांश किसान ऐसे हैं जो खेती करने के लिए मानसून पर और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं और उसी के आधार पर वो खेती करते हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक बढ़ती जनसंख्या के लिए दिस पोजेज ए सीरियस चैलेंज, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आया है। एग्रीकल्चर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और ऐसी स्थिति में हमारे कृषि को आवश्यकता है एक बहुत ही गंभीर प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार की। अगला प्रश्न है, विच टू रेवोल्यूशंस रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर? किस दो क्रांतियों ने भारत में कृषि को और भी आंदोलित कर दिया? तो इसका आंसर है द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन the use of package technology and the white revolution were some of the strategies initiated to improve the Indian agriculture। ये दो ऐसे कारण रहे जिसने भारत में कृषि को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और भी आंदोलित कर दिया और भी तेज कर दिया। वो क्या था कि हरित क्रांति, और यह हरित क्रांति जो थी वह पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, और साथ ही साथ व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। इन दोनों रेवोल्यूशन ने भारत में कृषि के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। अगला प्रश्न है, विच स्कीम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स? किन किन योजनाओं को शुरू किया गया है सरकार के द्वारा किसानों के लाभ के लिए? तो वह योजनाएं हैं किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। इन दोनों योजनाओं को सरकार ने किसानों के लाभ के लिए शुरू किया है। 10वां प्रश्न है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय गवर्नमेंट टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन? अर्थात किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कौन सी भूमिका अदा की है? तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस
सरकार न्यूनतम सहयोग मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य अनाउंस करती है। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की भी सरकार जो है घोषणा करती है। आगे लिखा हुआ है कि रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन, अर्थात बिचौलियों और दलालों से शोषण होने से बचाने के लिए किसानों को गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए भी वो अनाउंस करती है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।